साथियों, बहुत बड़ी खबर है भारत बांग्लादेश रिलेशन की और उसमें पश्चिम बंगाल की एंट्री की। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल ही में बयान कि अगर बांग्लादेश में हिंसा है तो बांग्लादेश के हिंसाग्रस्त लोग अगर पश्चिम बंगाल में शरण लेने आते हैं तो उनके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार विचार करेगी, यानी कि उनको सहायता देगी, शरण देगी। अब पश्चिम बंगाल सरकार कैसे शरण दे सकती है? पहला सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल इटसेल्फ इस केंद्र सरकार के जो विदेशी संबंध हैं उनका फैसला खुद लेने लगी है क्या? कारण क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस केंद्रीय सूची का विषय है और केंद्रीय सूची के विषय पर अगर पश्चिम बंगाल निर्णय ले रहा है कि साहब हम विदेशी देशों से आने वाले लोगों को जगह देंगे, तो पहला सवाल यह बनता है। दूसरा सवाल, शरणार्थियों के शरण के लिए जिस बात को ममता बनर्जी ने मंच पे उठाया कि यूनाइटेड नेशंस के प्रावधान के अनुसार हम उन्हें शरण दे सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या भारत यूनाइटेड नेशंस के उस प्रोटोकॉल का हिस्सा है जिसमें कि शरणार्थियों को शरण देने की बात की गई है? नंबर 2। नंबर तीसरा, ममता बनर्जी का बांग्लादेश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं उन लोगों को अपने यहाँ जगह देना और सीएए का विरोध करना। सीएए जिसमें कि मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, पारसी, जैन, सिख, बौद्ध इनको बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने की परमिशन के लिए बनाया गया कानून था, उसका तो विरोध करना और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद बांग्लादेशी प्रवासियों का, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम है, उनका वेलकम करना। क्या ये अपने आप में ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुसलमानों के लिए सेलेक्टिव काम कर रही है? क्या ऐसा प्रयास कर रही है जिसके चलते मुसलमान बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल में बसे और उसकी वजह से वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी है, जहां 28% से अधिक वर्तमान में मुसलमान है, तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें क्या पता चला? वोट बैंक के अंदर ममता बनर्जी कितना ज्यादा वोट किस कम्युनिटी से पा रही हैं, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? और सबसे अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या शुरुआत से ममता बनर्जी ऐसी ही थी क्या? क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ममता बनर्जी एनडीए का भी हिस्सा हुआ करती थी। इसलिए इन सारी बातों को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। सेशन थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंस के साथ सारी बातों को सुनते चलते हैं। कुछ तस्वीरें जो बयान करती हैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा, जो कि आरक्षण के विरोध में थी, जिस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सेशन किया हुआ है। इसी आरएनए के अंदर हमने बताया है कि पश्चिम बांग्लादेश के अंदर 56% के अराउंड जो आरक्षण है उसके विरोध में जनता सड़क पर है और उनका कहना है, विद्यार्थी विशेष रूप से सड़क पर हैं, जिनका कहना है कि आप जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों को आरक्षण ना दें। और इस बात को पश्चिम बांग्लादेश के अंदर माना भी गया और इस रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। 93% रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, यानी कि अब ये कहिए कि बांग्लादेश के अंदर रिजर्वेशन केवल 7% बचा है। छात्रों की मांग मान ली गई है, शेख हसीना सरकार झुक गई है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले बदल दिए हैं बांग्लादेश में। लेकिन जब ये सब चल रहा था तो बड़ी संख्या में दंगे और उत्पात मचे थे। 100 से अधिक, कुछ जगह 150 भी लिखा हुआ है, 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग इधर उधर भागने लगे थे। बांग्लादेश में फंसे हुए बहुत से भारतीय छात्र भारत लौट आए थे। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का बयान आता है और वो कहती हैं कि ऐसी स्थिति में अगर सरकार से पीड़ित अगर कोई शरणार्थी बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने आता है तो हम उसे शरण देंगे। ये जो बयान था ये आग में घी का काम करता है। किस तरह से? बांग्लादेश को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि हमारे इंटरनल मैटर पर कोई दूसरा देश इंटरफेयर क्यों कर रहा है? पश्चिम बंगाल क्यों इंटरफेयर कर रहा है कि हमारे देश में जो मैटर चल रहा है, और पश्चिम बंगाल देश ना होकर राज्य है, राज्य किस हैसियत से ये बात कर रहा है? भारत बोलता तो कुछ समझ में भी आता, तो भी वो बात ऑफेंसिव होती कि हमारे देश के आंतरिक मसले पर कोई दूसरा कैसे टिप्पणी कर रहा है। ममता बनर्जी की द्वारा दिया गया ये जो बयान है, इस पर दो तरह से सवाल खड़े हुए। पहला, केंद्र सरकार ने सवाल पूछा कि मैडम आपको किसने पावर दे दी कि दूसरे देश से आने वाले लोगों को आप अपने यहाँ शेल्टर दे पाएंगी, क्योंकि ये केंद्रीय सूची का विषय है। विदेशी संबंध कैसे हों, शरणार्थियों से रिलेटेड क्या प्रोटोकॉल हो, ये केंद्र का विषय है। आपने अपने बयान में कह दिया कि यूनाइटेड नेशंस के प्रोविजन के तहत जो शरणार्थियों को लेकर कानून बने हैं उनके तहत मैं अपने यहां पर लोगों को रुकने की सलाह देती हूं, यानी कि शरण लेने के लिए सहूलियत दे सकती हूं। लेकिन मैडम आपने ये बात बोल कहां से दी? मतलब कौन सा कानून आपको ये परमिशन दे रहा है? पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो यहां पर रेज हुआ वो ये था बांग्लादेश की तरफ से कि साहब हमारे आंतरिक मसले पर आप क्यों बोल रहे हैं? केंद्र भी पश्चिम बंगाल से सवाल कर रहा है और बांग्लादेश भारत से सवाल कर रहा है कि सर ये हो क्या रहा है।
इन दोनों ही विषयों को अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब हम पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश का मैप देखते हैं तो इसका एक ऐतिहासिकता है जो साथ में समझ लेते हैं। देखिए, कभी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही हुआ करते थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से जाने जाते थे। जब 1905 में इसका विभाजन हुआ था तब जाकर के पूर्वी बंगाल, जो कि करजन के द्वारा डिवाइड कर दिया गया था, ये मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया था और पश्चिमी बंगाल को रेस्ट इंडिया की तरफ छोड़ दिया गया था। ऐसी स्थिति में पूर्वी बंगाल जब भारत विभाजन हुआ तो बांग्लादेश बना, जिसमें मुस्लिम बहुतायत थी, और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने लिए पाकिस्तान डिक्लेयर करवाया था। आज यही बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ में कनेक्टेड बॉडी तो रखता है, लेकिन इनके केस में रिलेशन अब किन्हीं दो राज्यों के ना होकर दो देशों के हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब एक कंट्री है और वो भारत के साथ संबंध रखता है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं। पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर भी होता है तो भी वो भारतीय सीमा कहलाती है। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किए और ममता बनर्जी का द्वारा दिया गया यह बयान कि आप अगर शेल्टर लेने आते हैं तो हम आपको जगह देंगे, इस पर राजनीति हुई। और इस पर राजनीति भी हुई और सही से सवाल भी उठाए गए कि रिफ्यूजीज को आप कैसे ले सकती हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी का वो बयान जान लेते हैं जो इन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती बांग्लादेश के मामले पर तो, लेकिन भारत सरकार ही के बांग्लादेश के विषय पर बोल सकती है। लेकिन जो हेल्पलेस पीपल हैं, जो असहाय लोग हैं बांग्लादेश के, यदि वो बंगाल के डोर पर आते हैं, पश्चिम बंगाल के डोर पर आते हैं, तो हम उन्हें शरण देंगे। देयर इज ए रेजोल्यूशन ऑन द यूनाइटेड नेशंस और नेबर्स विल रेस्पेक्ट रिफ्यूजीज। तो इन्होंने ना जब ये लाइन बोली तो अपनी तरफ से ये जो बयान दिया इन्होंने शहीद दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल में अपनी जनता को संबोधित करते हुए, और समय पर इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के मामले पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ शरण मांगने आता है तो उसे हम शरण देंगे यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या वाकई में भारत ने इस रेजोल्यूशन पर साइन किया हुआ है क्या? अभी तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको दूंगा। नंबर दूसरी बात, यहां पर सवाल यह भी बनता है कि आपने कहा कि हम लोगों को इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और मैं इस चीज के लिए शरण देने के लिए तैयार हूं। तो आइए एक बार के लिए ये तथ्य जान लेते हैं। देखिए, जब तक बात हो यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के केस में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी बोल रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस की नीतियों का हवाला है। यूनाइटेड नेशंस ने असल में भारत ने ऐसा कोई भी साइन नहीं किया हुआ है। यही कारण है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर इस बात के लिए सवाल पूछे कि आपका ये जो प्लान है ये बड़ा ही एविल प्लान प्रतीत होता है। और चूंकि ममता बनर्जी अपोजिशन की जो इंडिया अलायंस है उसका सहयोगी हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या इंडी गठबंधन का भी प्लान है क्या कि पर्टिकुलरली अगर मुसलमान आ रहे हैं तो शरण दे दो, और सीएए के तहत अगर मुसलमानों के अतिरिक्त कोई आ रहा है तो उसका विरोध करो। क्योंकि ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध किया था और कहा था कि यदि इसे सबके लिए ओपन किया जाए, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यदि इसको सभी के लिए किया जाए, यानी कि चाहे मुसलमान आए ट्रांस बाउंड्री या हिंदू बुद्ध सिखाई जो भी आए, उनके सबके लिए बराबर रूप से किया जाए, तब तो मैं वेलकम करूंगी। लेकिन अगर मुसलमानों को छोड़कर किसी और के लिए लाते हो तो मैं इसका विरोध करूंगी। तो ममता बनर्जी का ये प्लान क्या कोई एविल प्लान है क्या? और कोएलिशन में अपोजिशन को ये समझने की आवश्यकता है कि इस तरह के प्लान से वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। अमित मालविया जी, जो कि बीजेपी के एक तरह से सोशल मीडिया प्रभारी हैं, उनके तरफ से यह बयान देते हुए इस बात पर हाईलाइट किया गया कि भाई इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं। और इसी प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी हमलावर होते हुए रविशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी तरफ से वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से बांग्लादेशियों को अपने देश में बसाने की या अपने राज्य में बसाने की, ताकि अवैध प्रवासियों को बसाया जाए, उन्हें अपना वोट बैंक बनाया जाए और उस वोट बैंक से खुद की सत्ता को चलाया जाए। बोले ये तरीका यहां पर उजागर होता है। ठीक है, क्योंकि ये बात प्रूवन है कि ममता बनर्जी रेडी टू शेड ब्लड ऐसा कह चुकी हैं, नो सीएए नो एनआरसी, और इन्होंने कहा कि ये डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है और मैं अगर इसे अनकंडीशनल बनाते हैं तो साथ हूं, अगर आप इसको सबके लिए बनाते हैं तो साथ हूं। इसके पीछे का तथ्य क्या है? थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी समझते हैं। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 69% हिंदू हैं और 28.5% इस्लाम को मानने वाले हैं। जब यहां पर चुनाव होते हैं तो ये जो मेजर नंबर है, इस मेजर नंबर का मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स केवल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को वोट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर
बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाता है, जो कि मेजॉरिटी मुसलमान हैं, उन्हें यहां बसाया जाता है और वो इस्लाम की संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये सीधा सीधा बीजेपी का आरोप है कि आप सेलेक्टिवली इस तरह का काम करके बांग्लादेशियों का लाभ लेकर सत्ता में बने रहना चाहती हैं और बांग्लादेशियों को भारत में आने का केवल प्लान आपको अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए है। और रही बात यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में स्थिति एकदम क्लियर है और वो ये है कि भारत ने कभी भी शरणार्थियों को लेकर के जो यूएन का समझौता है उस पर साइन नहीं किया। 1951 में यूनाइटेड नेशंस का एक समझौता आया हुआ है शरणार्थियों को लेकर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने प्लान किया कि भाई अब जो लोग परेशान हैं, विस्थापित हैं, उनके लिए कुछ नियम बनाए जाएं। तो जो वर्ल्ड वॉर में लीन थे ना, अधिकांश देशों ने ये बात मानी, लेकिन 1967 में उसी यूएन समझौते के ऊपर एक प्रोटोकॉल भी निकाला गया। भारत ने उनमें से किसी पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत शरणार्थियों का वेलकम नहीं करता है। ठीक है, भारत में यह बात प्रूवन है क्योंकि गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक जवाब में कहा था कि हम लोग अपने देश में फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत शासित होते हैं। हम शरणार्थियों को लेकर के ना तो किसी प्रोटोकॉल को मानते हैं और ना ही किसी प्रकार के यूएन समझौते को मानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी का यह कहना कि हम लोग यूएन समझौते के तहत किसी बांग्लादेशी को भारत रहने दे सकते हैं, तो यह सरासर गलत है और यह मिस इंफॉर्मेशन है। उन्होंने अपनी तरफ से यह गलत जानकारी दी है। भारत ने स्पष्ट रूप से 2019 में भी यह क्लियर कर दिया था कि हम लोग शरणार्थियों के मामले में केवल केंद्र सरकार ही फैसले ले सकती है, कोई अन्य इस विषय पर फैसले नहीं ले सकता है। अर्थात भारत यूनाइटेड नेशंस के समझौते को नहीं मानता है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस के समझौते के तहत इन्हें शरण देने को तैयार हूं, शेल्टर्स फॉर द बांग्लादेशीज, तो यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, इसीलिए गवर्नर ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ लिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167। असल में कोई भी गवर्नर मुख्यमंत्री से उनके कार्यों के बारे में आर्टिकल 167 के तहत जवाब मांग सकता है। तो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि आपने ये किस तथ्य के आधार पर कहा है। तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल के लिए ममता बनर्जी से इस सवाल को पूछा जा रहा है। खैर, फिलहाल के लिए ये चीज बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप भी लेने जा रही है। धीरे धीरे ये बात भी उजागर हो रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के लिए, ताकि उनकी वोट बैंक लगातार बरकरार रहे, उसके लिए इस तरह की नीतियां अपना रही हैं। यह तक तो था भारत का मामला, लेकिन इसमें बांग्लादेश भी कूद पड़ा। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर्स ने साफ साफ भारत से यह सवाल कहा कि विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट वी शेयर ए वेरी गुड एंड वार्म रिलेशनशिप विद वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी, बट दिस स्टेटमेंट हैज ए स्कोप ऑफ क्रिएटिंग कंफ्यूजन। वी हैव गिवन ए नोट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस इशू। इस आधार पर बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत को एक नोट भेजा और नोट में कहा कि सर देखिए, हम पश्चिम बंगाल के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, लेकिन यह काम कहना कि आप हमारे यहां आओगे तो हम आपको रहने देंगे, इससे स्थिति कंफ्यूजन की क्रिएट होती है। इस पर हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके आपको अपडेट दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल के इस बयान पर बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसे भड़काऊ माना है। अब यह बात पर क्या न्यूज भारत सरकार की तरफ पहुंची? बांग्लादेश के तो विदेश मंत्री ने कह दिया कि हमें यह बात अच्छी नहीं लगी, तो भारत की तरफ से भी बयान आया। भारत के पास भी जब यह रिमार्क पहुंचा, तो भारत की तरफ से पहुंचे हुए रिमार्क पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि हमें एक ऐसा बांग्लादेश की तरफ से नोट प्राप्त हुआ है और हम इस विषय पर बांग्लादेश के साथ संपर्क में हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में अनुसूची 7 में केंद्रीय विषय, राज्य सूची के विषय और कनकरेंट विषय ये दिए हुए हैं। केंद्रीय सूची के विषय के अंदर मतलब जो एंट्री नंबर 10 है, वहां पर फॉरेन अफेयर्स ऑल मैटर विच ब्रिंग द यूनियन इनटू रिलेशन विद एनी फॉरेन कंट्री, ये केंद्रीय सूची का विषय है। अर्थात किसी देश के साथ कैसे संबंध हो, ये केंद्र सरकार तय कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। तो इस आधार पर कि क्या पश्चिम बंगाल अपने आप को कोई अलग देश मानकर अपने आप का कोई केंद्रीय सूची चला रही है क्या? अगर वो भारत का हिस्सा है तो ममता बनर्जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के बयान से
भारत की साख भी खराब होती है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ऐसी स्थिति में हर राज्य अगर अपनी अपनी तरीके से चलने लगेगा तो ये एक बड़ा ही चिंता का विषय बनेगा। ममता बनर्जी का इस तरह का जो बयान है, इस बयान पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन लोग इसका इतिहास भी तलाश रहे हैं। इतिहास कैसे तलाश रहे हैं, किस बात से ममता बनर्जी प्रेरित हुई, तो अब उसका थोड़ा इतिहास जानते हैं। देखिए क्या है ना, इनिशियल स्टेज में पहले कभी ममता बनर्जी एनडीए का गठबंधन में सहयोगी हुआ करती थी। जब अटल जी की सरकार थी तब आप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, मतलब मूलतः ये कांग्रेस में थी, फिर तृणमूल कांग्रेस बनी। तृणमूल कांग्रेस बना करके इन्होंने फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, एनडीए अलायंस बनाया था जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी। जब ये एनडीए का हिस्सा हुई तो सरकार में भी रही और रेल मंत्री भी बनी। रेल मंत्री बनकर इन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें चलाई, मतलब अपने क्षेत्र के लिए खूब काम किया। पश्चिम बंगाल के लिए आप एनडीए के साथ रही, लेकिन चुनाव जब हुए 2004 के जब इलेक्शन हुए तो एनडीए गठबंधन हार गया और उस समय यूपीए का शासन आया। यूपीए का शासन रहा, उस समय भी ये एनडीए के साथ ही रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन्हें उस बार के इलेक्शन में केवल एक सीट मिली, वो भी इनकी अपनी, यानी ये केवल पश्चिम बंगाल में अपनी सीट बचा पाई थी जब ये एनडीए के साथ थी। ठीक है साहब, मतलब जब दोबारा चुनाव जब हुए थे, पहले जब सहयोगी थी तब सही था। अब जब ये दोबारा 2004 में जीतकर लोकसभा पहुंची तो इन्होंने पश्चिम बंगाल के कई मुद्दों को संसद में उठाने का प्रयास किया। संसद में इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर सवाल उठाया। जब ये लोकसभा में एमपी बनकर के पहुंची थी तब इन्होंने अपनी तरफ से ये प्रश्न उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी चिंता है। उस समय पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट सरकार हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने लोकसभा में इस विषय पर बोलने के लिए बहुत डिमांड करी कि साहब बांग्लादेश के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं, इस पर ध्यान दो। लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनकी एक ना सुनी और इस स्थिति में ममता बनर्जी पहुंचते पहुंचते सदन की चेयर तक पहुंच गई और वहां जाकर पेपर्स उठाकर इन्होंने ये जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं इनकी टेबल पर फेंक दिया। और ये घटना 4 अगस्त 2005 की है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एबीपी न्यूज़ का है। हमने यहाँ से इस वीडियो को आपको ये दिखाने के लिए लिया है कि पश्चिम बंगाल की जो ये लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस की, जब ये एनडीए के साथ हुआ करती थी तो यूपीए के सामने प्रदर्शन करते हुए आप टेबल तक पहुंच गई थी, आसन तक पहुंच गई थी और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को बहुत चोर चोर से उठाया कि साहब ये बहुत गलत हो रहा है यहां पर। लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने इनकी एक ना सुनी। इस बात पर ममता बनर्जी दुखी हो गई और वो टेबल पर ही खड़े होकर रोने लगी। ये दौर था जब पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बुद्धदेव भट्टाचार्य की चल रही थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी और इस समय पर एनडीए अपोजिशन में बैठा हुआ था। इस स्थिति में इन्हें यह समझ में आया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्र की कोई खास मंशा नहीं है। 4 से लेकर 14 के बीच में पश्चिम बंगाल में 4 से लेकर 14 के बीच में केंद्र के अंदर यूपीए सरकार रही और इस बीच में इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और फिर ये अपनी राजनीति करने निकल चली। और इस राजनीति में इन्हें समझ में आया कि पश्चिम बंगाल में जो बड़ा वोट बैंक है वो मुसलमानों का है और वो अधिकांश या तो बांग्लादेशी सिंपैथाइजर हैं या फिर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, या तो उनकी मतलब उनका मन का भाव है कि वो बांग्लादेश के साथ रहें या फिर वो बांग्लादेश से विस्थापित होकर के पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं। तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और स्टैंड चेंज करके ये पूरी तरह से इस्लाम की सपोर्टर हो गई और बांग्लादेश का कोई भी मुद्दा हो या बांग्लादेशी प्रवासियों का कोई भी मुद्दा हो, ये पूरी तरह से सरकार के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक इतनी स्थिति हुई कि चुनावों में, इस बार ही लोकसभा के चुनावों में, ये मुसलमानों को आह्वान करती हुई मिली कि आपका वोट बंटना नहीं चाहिए, एक ही जगह पड़ना चाहिए। क्या इसका असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का जहां 28 से 29% वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम पावर है, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने इनके वोट से रिकॉर्ड वोट प्राप्त किए और इसका नतीजा पुराने चुनावों से लेकर इस बार के चुनावों में भी खूब देखने को मिला है। जैसे 2019 का मैं आंकड़ा दिखाऊं तो तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों का 80% वोट मिलता है। मतलब ये समझने की आवश्यकता है कि यहां पर मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं वो वोट ही तृणमूल कांग्रेस को देते हैं। ये वोट शेयर दर्शाता है कि टीएमसी के पास जब जब मुसलमानों को खड़ा किया जाता है तो बड़ी संख्या में जीत करके मुस्लिम आते। जैसे इस बार 2021 में 22 मुसलमान पार्टी की तरफ से जीत कर आए थे। तो एक प्रकार से ये फिलहाल में मुसलमानों की राजनीति कर रही हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से
इनके बयानों में और इनकी इस तरह की बयानबाजियों में पता चलती हैं। लेकिन क्या ये बात अपने आप में केवल वोट बैंक तक है या किसी तरह की चिंता का विषय है? इस बात पर बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कल संसद के सामने एक गंभीर विषय पर प्रश्न उठाया और कहा कि सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, झारखंड में जिस प्रकार से आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और इलेक्शंस में कई कई स्थानों पर मुसलमानों की जो प्रतिशत है, मतलब पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन के बीच में 100% से अधिक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। निशिकांत दुबे ने संसद में बोलते हुए कहा कि ऐसी स्थितियां तक हैं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्से में ऐसी स्थितियां हैं कि यहाँ पर आदिवासी प्रमुख अगर महिला है तो उसके पति मुसलमान हैं, और ऐसी बड़ी सी आबादी है जहां आदिवासी कोटे का लाभ लेकर चुनाव तो लड़ा जा रहा है, सुविधाएं तो ली जा रही हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं और वो पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया है जहां पर बड़ी संख्या में इस्लाम मानने वाले लोग पूरे बॉर्डर एरिया में आकर बस गए हैं, और विशेष रूप से ये पश्चिम बंगाल की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसलिए निशिकांत दुबे ने सीधा सा डिमांड किया कि इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, यानी कि केंद्र सीधा अपने नियंत्रण में इन क्षेत्रों को रखे और अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। इस विषय पर अगर आवश्यक हुआ तो और भी सेशंस हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और एक जरूरी गुड न्यूज़ आपके लिए। आप में से कोई या फिर आपका कोई जानने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव, मतलब उत्तर प्रदेश में सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस क्रम में हमारे द्वारा, यानी अपनी पाठशाला के द्वारा, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया गया है, और वो क्या है? टेस्ट सीरीज का प्रयास। अपनी पाठशाला आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लाई है, क्योंकि आज से परीक्षा में सीधा 1 महीना है। आपने इतनी तैयारी की है, अब आपके लिए उसे जांचने का समय है। हम आपके लिए क्या बेहतरीन लेकर आ रहे हैं उसे आप एक बार जान लें। हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि पूरी तरह एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है, और परफॉर्मेंस को आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर क्या सुविधाएं होंगी? 20 मॉक टेस्ट होंगे, 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, 21 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, 25 से अधिक टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 65 से अधिक करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना सब कुछ हमारी टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए लाया गया है। कहां पर है ये टेस्ट सीरीज? अपनी पाठशाला.com नाम की जो हमारी वेबसाइट है वहां पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इतना फीचरिस्टिक टेस्ट सीरीज रखी कितने में गई है? तो मात्र 99 रुपीज में आप लोगों के लिए यह उपलब्ध है, और तो और ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। यानी कि आप अभी परीक्षा के लिए टेस्ट दें, उसके बाद भी किसी अन्य के लिए आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो मात्र 99 रुपीज में 125 से अधिक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें आप आज ही जाकर एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना होगा? अपने मोबाइल पर अपनी पाठशाला वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो 3 लाइनें इधर बनी आएंगी। इन 3 लाइनों में टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये खुलकर आएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको डिफेंस एंड पुलिस वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोडक्ट्स में, आप उस पर क्लिक करें। आप जब डिफेंस एंड पुलिस में पहुंचेंगे तो आपको यहां पर एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे एक्सप्लोर करें। जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो यहां से आपको टेस्ट सीरीज का कंप्लीट जानकारी, इंक्लूडिंग अगर आप फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट भी आपके लिए एक उपलब्ध है, आप उसे जांच लें। और उसके बाद आपके लिए मात्र 99 रुपीज में यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके लिए आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। जानकारी वो भरें जिससे कि आप भविष्य में इसे वापस से लॉग इन कर सकें। इसे ना भूल जाएं। आप जो भी नाम और पासवर्ड डालें उसे आप अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है? तो संभवतया आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला का यह प्रयास काम का होगा। अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करें और अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से जांच लें। यह हमारी टीम का आपके लिए एक प्रयास है। प्रयास कैसा लगे जरूर बताएं। साथ में जिन्हें फाउंडेशन मजबूत करना है उनके लिए जीए फाउंडेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उपलब्ध है। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड बैच है जिसे आप एक्सेस